हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सा सेशन में। फ्रेंड्स, आज का यह महत्वपूर्ण सा सेशन क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि क्लास 10th का जो बुक अर्थशास्त्र इकोनॉमिक है उसका फर्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का आज के इस वीडियो में विस्तृत विश्लेषण करने वाला हूँ। तो क्लास की ओर बढ़ते हैं हम सभी। तो आगे देख लेते हैं। आगे जो है अर्थशास्त्र एवं इकोनॉमी जो है किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वित्तीय लेन देन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अर्थशास्त्र जो है इसके अंतर्गत जो वित्तीय जितना भी पैसों का लेन देन किया जाता है वो सभी जो है अर्थशास्त्र बुक पढ़ने के बाद जो है आप सभी को पता चल जाएगा कि कैसे जो है ना किस प्रकार के कौन सा पैसा जो किस तरह लेना चाहिए, देना चाहिए, या पैसों को किस तरह जो है ना यूज करना चाहिए, किस तरह रखना चाहिए। वो जो सभी जो है ना इंट्रोडक्शन आप जो है ना अर्थशास्त्र बुक पढ़ लीजिएगा तो आप सभी को पता हो जाएगा। लेकिन अर्थशास्त्र जो बुक है वो वित्तीय जो है वित्तीय लेन देन के बारे में जो है ना बताता है, उसके अंतर्गत यही सब होवे करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था एवं इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था के डिफिनेशन आगे हम देख लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था तो यह है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा ऐसा व्यवस्था या संगठन है या तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। यह आर्थिक क्रियाएं इस प्रकार है: व्यापार, उद्योग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। ये सभी जो है क्या आर्थिक क्रियाएं हैं, क्योंकि आर्थिक क्रियाओं से हमें आय प्राप्त होती है। इसलिए ऐसी क्रियाएं मानव किसी अर्थव्यवस्था में रह करके ही किया करता है, ठीक ना। जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं, जितना भी क्या है, व्यापार, उद्योग, बीमा, जो परिवहन, संचार, ये है आर्थिक क्रिया है। और इस आर्थिक क्रियाओं को संपादित कर मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है। वह सब जो है एक अर्थव्यवस्था में रह करके ही मनुष्य करता है। ओके, तो चलिए आय की ओर देखते हैं और आगे देखते हैं कि अर्थव्यवस्था जो अर्थ है एक प्रकार का, या अर्थव्यवस्था एक शब्द है। उस जो शब्द का जो है ना तरह तरह के अर्थशास्त्री वैज्ञानिक जो है अपने जो है अनुसार अर्थव्यवस्था का जो डिफिनेशन है वो देने का प्रयास किए हैं और दे हैं। चलिए देखते हैं। और अगला है जो आर्थर लेविस के अनुसार जो है ना अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है वो किस प्रकार बताते हैं, वो चलिए देख लेते हैं। आर्थर लेविस कहते हैं किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। आर्थर लेविस कहते हैं कि जो भी अति है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। कोई भी राष्ट्र का एक व्यवहार होता है जिसके अंतर्गत उनके अंतर्गत क्या होगा, मनुष्य रहता है, मानव रहता है। वो मानव की आवश्यकताओं को संतुष्टि करने के लिए जो भी संसाधन का इस्तेमाल करता है वो होता है अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थ लेविस के अनुसार। आगे देख लेते हैं। आगे जो है ब्राउन बोलते हैं। ब्राउन एक अर्थशास्त्री जो अर्थव्यवस्था का अर्थ के बारे में वो कुछ बताते हैं। ब्राउन बोलते हैं अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। तो अर्थव्यवस्था जो है ब्राउन के अनुसार आजीविका की एक प्रणाली है। तो सभी जो है किसने क्या किया था, ब्राउन ने क्या किया कहा था, ये सभी जो है ना सीधे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ ब्राउन के अनुसार बताइए किस प्रकार है। तो ये सभी याद आप सभी कर लीजिएगा क्योंकि सीधे एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे जो है आता है भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत जो है ना जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो संरचना किस प्रकार है वो हम देख लेते हैं। तो संरचना में जो है ना फर्स्ट प्रकार का जो है ना प्राथमिक क्षेत्र आता है। जो फर्स्ट में क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र आता है। वो प्राथमिक क्षेत्र में जो है ना देखते हैं क्या क्या प्रावधान है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ओके, जो प्राथमिक क्षेत्र है इंडिया का उसको जो है ना कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करने जैसे व्यवसाय आते हैं। तो जितना भी कृषि से संबंधित जो आते हैं वो सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जैसे मछली पालन, कृषि, पशुपालन, वन, जंगल, ये सभी जो है रिलेटेड जो है ना प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि क्षेत्र में आते हैं। तो सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो पशुपालन जो है किस क्षेत्र में आते हैं, तो आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। और सीधे पूछ लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, तो वह है
कृषि क्षेत्र कहा जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। तो आगे जो है आते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र जो है ना, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र में जो है, द्वितीयक क्षेत्र में जो सीधा जो आता है खनिज व्यवसाय जैसे निर्माण के कार्य जो आते हैं, और गैस बिजली जो सभी जो है ना, फैक्ट्री वगैरह, उद्योग वगैरह जो है, सभी जो है जो आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र में पूछ लिया जाता है कि द्वितीयक क्षेत्र जो है ना किसे कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को भी क्या है कि औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र जो देखते हैं, तृतीयक क्षेत्रों को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, और इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र जो है ना, एकदम जो है ना उसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो सभी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो तृतीयक क्षेत्र जो है, स्पेशलिस्ट जो है वो सेवा के लिए आते हैं, ठीक ना। बैंक जो है, बैंक एक प्रकार का क्या आता है, पैसों का सेवा, मतलब पैसों आपको रखता है तो आपका एक प्रकार का सेवा कर रहा है। बीमा जो LIC वगैरह होता है, परिवहन जितना भी गाड़ी वगैरह है, ये सभी जो है ना आप सभी का सेवा अर्थात तृतीय क्षेत्र में आता है। संचार, मोबाइल, ये सभी जो है ना व्यवहार, ये सभी जो है तृतीय क्षेत्र में आते हैं अर्थात सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे देख लेते हैं, आगे जो आता है उपनिवेश। उपनिवेश आते हैं, कॉलोनी आते हैं, ठीक ना, कॉलोनी। तो आगे देख लेते हैं उपनिवेश का। तो उपनिवेश किसे कहते हैं, उपनिवेश है क्या, इसको बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि उपनिवेश सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यवसाय कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जो उपनिवेश जो है बेसिकली क्या होता है, कोई एक क्या रहेगा, बड़े समृद्धिशाली मतलब कोई भी देश जो है ना किसी बड़े समृद्धिशाली राष्ट्र के अंतर्गत क्या रहेगा, और उसके अंतर्गत कार्यों का निर्देशन या नियंत्रण करेगा और उसके नियम के अनुसार चलेगा, तो वह जो शासित देश है तो वह शासन देश का उपनिवेश कहलाता है। जैसे करीब भारत जो है 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का क्या था, एक उपनिवेश था। जो ब्रिटिश जो क्या था, ब्रिटिश को जो नियम था, कानून था, तो सभी जो है ना भारतीयों को मानना पड़ रहा था। इसलिए जो है ना जो ब्रिटिश के अंदर जो है ना भारतीय जो है ना रहता था और कोई भी कार्यों को संपादन करता था। ओके, तो वही जो है ना जैसे एक मजदूर और एक मालिक और एक मजदूर के अंतर्गत जो है ना मालिक के अंतर्गत कैसे मजदूर अपना कार्य करता है, मालिक जो भी कहता है वो करता है, और वही जो एक प्रकार का उपनिवेश कौन है, मजदूर एक प्रकार का उपनिवेश है मालिक का। उसी प्रकार जो है ना उपनिवेश का भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, कोई समस्याएं नहीं है। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं, और आगे जो देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो अब देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है कितना प्रकार का है। तो कुल अर्थव्यवस्था का प्रकार 3 प्रकार का है, समाजवादी, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी। तो फर्स्ट देख लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करता है, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो विशेषकर जो है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी जो उत्पादन होता है, उत्पादनों का जो साधनों होता है, सब जो है ना एक व्यक्तियों का क्या होता है, एक निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, जो कि वो व्यक्ति अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करता है सभी चीज़ों का। जैसे अमेरिका हो गया, जापान और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत देश आते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था और क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व एक संचालन
देश के सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याणों के लिए किया जाता है। जैसे चीन और क्यूबा जो है ना, ये दोनों देश जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्पादनों का साधनों का स्वामित्व जो है ना, किसी संचालित देश के सरकार के पास होता है, और वो सरकार क्या करेगा कि देश के सामाजिक कल्याणों के लिए वो सेवा एवं साधनों का उत्पादन क्या करेगा, उसमें उपयोग करेगा, ठीक ना। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार रहता है और वो सामाजिक कल्याणों के लिए उस सभी का प्रयोग करता है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या रहेगा, एक निजी व्यक्ति रहेगा और अपने लाभ के लिए वो अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेगा, ठीक ना। तो आगे हम देख लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक ना। आगे देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास होता है, जैसे भारत है, ठीक ना। भारत एक प्रकार का क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। सीधे एग्जाम में पूछ दिया जाता है इनमें से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था में आते हैं, तो नीचे ऑप्शन रहेगा भारत, अमेरिका, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो भारत आप सभी मार दीजिएगा, ओके, हर साल आते हैं, ठीक ना। देख लीजिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, एक प्रकार का पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिक्सचर है, ठीक ना, मिक्सिंग है। और उसमें क्या है कि जहाँ उत्पादनों और साधनों का स्वामित्व एक सरकार के पास होता है तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है, और उसका जो इस्तेमाल जो है अपने लिए करता है, और जो है इस प्रकार का जो है ना, भारत जो है इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आगे की ओर हम सभी देख लेते हैं। आगे देखते हैं समावेशी विकास। समावेशी विकास क्या होता है, ठीक ना। तो समावेशी विकास किसे कहते हैं वो हम देख लेते हैं। आंसर जो है, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूत नहीं रहे, तो ऐसे विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। तो समावेशी विकास एक प्रकार का क्या है, समाज की उन्नति के लिए कामना करता है। समाज की जितना भी उन्नति हो, उस समावेशी विकास चाहता है कि समाज के सभी लोग, सभी वर्ग सबसे उच्चतम स्थान पर रहे, कोई इस विकास की क्रियाओं से अछूत न रह जाए। यही समावेशी विकास का कामनाएं है। समावेशी विकास ऐसा विकास है जो समाज के सभी वर्गों का विकास चाहता है। समाज के सभी वर्गों का विकास चाहता है, समावेशी विकास है, ठीक ना। तो समावेशी विकास जो है एक प्रकार का समाज के सभी विकासों के बारे में जानता है, और यह भी कहता है कि समाज कोई भी वर्ग ऐसे न हो जो पीछे रह जाए। समाज के सभी वर्गों का स्तर जो है ना ऊंचा रखने का प्रयत्न करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं कि सतत विकास है। सतत विकास से आप क्या समझते हैं? तो सतत विकास से जो है ना आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वन, सूर्य का प्रकाश आदि का इस तरह उपयोग होता रहा तो भावी पीढ़ी को प्राकृतिक साधनों से वंचित होना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जो हमारे पास जो प्राकृतिक जो संसाधनें हैं, जो सीमित है, कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वन, सूर्य का प्रकाश, सभी क्या है, एक सीमित संसाधनें हैं। और उस संसाधने का जो हम सभी क्या करते हैं, सदुपयोग नहीं कर दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि अगर ये सभी खत्म हो जाएंगे तो इस सभी को बढ़ने में बहुत सारा समय लग सकता है, बहुत 10 और वो करोड़ वर्ष समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। जिसके कारण जो है ना, इस सभी पर अगर अभी हम सभी नहीं ध्यान देंगे तो बाद में हमारा जो भावी पीढ़ी आएगा उसको बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ेगा, बहुत सारा समस्याएं झेलना पड़ेगा। जिससे जो है अगर हम सभी अगर अभी से ही सतर्क रहें इस चीज़ों पर, तो आगे चलकर भावी पीढ़ी जो आने वाला है उस सभी को कोई भी समस्याएं नहीं हो पाएगा। तो हम सभी यही कामना करते हैं कि हम सभी जो है ना सतत विकास का ध्यान रखते हुए हर प्राकृतिक संसाधनों का यूज एकदम सदपूर्वक एवं सही तरीके से ही करें, जिससे आगे आने वाले समयों में किसी व्यक्ति को कोई भी समस्याएं न हो। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं कि सतत विकास का एक शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ है कि ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है, नहीं बोले। तो जो सतत विकास जो है ना एक प्रकार का ऐसा विकास है जो एकदम जो है वर्तमान भावी पीढ़ी तक के विकासों के बारे में ध्यान रखते हुए अपना कार्यों को संपन्न करता है, ठीक ना। तो सतत विकास को हम सभी को समझना चाहिए, क्योंकि सतत विकास ही सबका जो है ना जीवन का एक क्या है, कुंजी माना जाता है। क्या कि
हम सभी सतत विकास को अगर अच्छे तरीके से समझ लें और अच्छे तरीके से माने उसका, तो हम ये कह सकते हैं कि आगे जो भी हमारे भावी पीढ़ी आने वाले हैं वो हमसे भी जो है ना सुखमय जीवन जीने की प्रयत्न करेगा, क्योंकि हम सभी जो है ना सतत विकास को उल्लंघन कर जो जितना भी प्राकृतिक संसाधन है उसका उल्लंघन अगर करने लगे, तो आगे जो है ना भावी पीढ़ी आने के बाद जो है ना भावी पीढ़ी सही से नहीं जी पाएंगे। इसीलिए हम सभी को सतत विकास को अच्छे से समझकर सतत विकास का जो है ना उपयोग जो सतत विकास को बात मान करके हम प्राकृतिक संसाधनों को सदुपयोग करें, जिससे आगे आने वाले भावी पीढ़ी का उपयोग भावी पीढ़ी आने के बारे में कोई भी समस्या नहीं हो, अच्छे से वो सभी जिंदगी जीवन जी सके। तो चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं।